शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ गलता लोहा, जिसे लिखा है शेखर जोशी ने। पाठ शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए पाठ पर ध्यान एकाग्र करते हैं। लेते हैं अगला अनुच्छेद। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुख देख पाया था। कहने का अभिप्राय, हम बात कर रहे हैं धनराम की, जो कि मोहन का मित्र है। उस गांव में दो मित्र रहते थे, एक मोहन और दूसरा धनराम। धनराम खेतीहर मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह ही किसी प्रकार तीसरे दर्जे अर्थात तीसरे श्रेणी तक ही स्कूल में पढ़ पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार उस पर विशेष ध्यान देते थे। उनके जो मास्टर साहब थे कभी कभी उस पर ज़्यादा ध्यान दे देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनवा, 13 का पहाड़ा सुना तो। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। मतलब 13 का जो पहाड़ा था किसी भी प्रकार से उसे याद नहीं हो पाता था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24 और फिर सटा, मतलब डंडे की आवाज सुनाई दी। एक संटी, संटी कहने पर पतली छड़ी उसकी पिंडलियों पर मास्टर साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी लेकर आ, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। और वह चला गया संटी लेने के लिए। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। मतलब जिसे सजा दी जानी है अपने लिए लाठी भी वही लेकर के आएगा। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की मन बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं होता, मतलब रट लगाने के पश्चात भी याद नहीं होता था। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी, अर्थात अपनी मुंह से कुछ संवाद उस पर डाल दिए। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। मतलब तुम्हारा ध्यान तो हमेशा लोहे में लगा हुआ है, फिर विद्या का प्रभाव कहाँ से आ पाएगा। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी, मतलब उसमें धारी तेज करने के लिए दे दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ, मतलब कुछ कमाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धौंकनी फूकने, मतलब लोहे गर्म करने के लिए जो बांस का नली होता है उसको फूंकने, या फिर सान लगाना मतलब जो औजार होते हैं उन औजारों को धारी करने का। एक पत्थर होता है, गोल पत्थर, जिसमें रगड़ करके उसको धारी की जाती है। तो सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंच चुनने की छूट देते थे, वहां गंगाराम अर्थात उनका जो पिता है इसका चुनाव स्वयं करते थे। और जरा सी गलती होने पर छड़ बेंत हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत अर्थात उनका जो उत्तराधिकार था उसे संभाल ली।
और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। अर्थात अपने पिता की जो व्यवसाय थी उस व्यवसाय को इतनी भली भांति से इतनी कुशलता के साथ में करने लगा कि सब उसको उसी के नाम से जानने लगे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। इधर जो मोहन था वह प्राइमरी स्कूल पार कर चुका था और उसको छात्रवृत्ति भी मिल चुकी थी। इससे जो त्रिलोक सिंह मास्टर थे वो बहुत खुश हो रहे थे। उनको लग रहा था कि उनकी जो भविष्यवाणी है किसी हद तक सिद्ध हो रही है। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले बंशीधर तिवारी अर्थात उनका पिता, मोहन का पिता, जो कि उनकी परंपरागत व्यवसाय थी पुरोहिताई करना, और उससे वो कितना पढ़ा सकते। फिर भी उनका हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। ऐसा स्वप्न हर कोई पिता देखता है अगर उसका पुत्र भली भांति पढ़ रहा हो तो। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे मतलब पारंपरिक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते मतलब दान दक्षिणा के बल पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे मतलब गरीबी मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा मतलब थका हारा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी अर्थात विद्या में जो लोग लगे रहते हैं ऐसे छात्रों की कहानियां, विद्या प्राप्त करने वाले छात्रों की कहानियां सुनाकर अर्थात उसका उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार होने पर मतलब नदी का जल स्तर घटने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ मतलब घास काटने वाले लोगों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ मतलब पत्तल, झाड़ियों के डंठल और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला मतलब पानी की पटरी उन तक आ ही पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी मतलब रिश्तेदारी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दें। घर में जहां 4 प्राणी हैं एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, ऐसा उसका आश्वासन था। बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा मतलब पानी आ गया। भरे गले में वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है मतलब बिरादरी का ही कोई आश्रय होता है अगर बिरादरी में कोई पढ़ा लिखा हो तो। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापिस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर
सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, हाथ बटाने के अलावा, मतलब उनके साथ कार्य करने के अलावा, धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन, थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। मोहन, ये कपड़े धोबी को दे तो आ। मोहन, 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। मतलब जो रमेश मोहन को लेकर के गया था, वह अपने भाई बिरादरी में मोहन को अपना भाई के रूप में स्वीकार भी नहीं कर पाता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। मतलब नौकरों की भांति ही देखता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हिला हवाली, मतलब थोड़ी बहुत इधर उधर की छूट मिली। उसके बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र, मतलब विद्वान छात्र, शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक, मतलब रास्ते पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था, मतलब कोई उपाय भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।